नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव दस्ती। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम IAS में स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो दोस्तों बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोस्तों आशा करते हैं कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों कुछ ही दिन बचे हुए हैं जो बोर्ड पेपर आपके आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इसमें पहला सवाल देख रहे हैं दोस्तों कि सिद्ध कीजिए sin की घात 4 थीटा माइनस cos की घात 4 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि दोस्तों हमें इसको हल करना है और ये हमें लाना है। ये दोस्तों आपका LHS है और ये आपका RHS है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इस वाले में जो RHS है आपका, यानी जो LHS है और ये आपका RHS है, LHS को लेंगे इसमें और LHS को हल करने पे आपको RHS मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं, यहां से लिखेंगे LHS लेने पर। ठीक, LHS ले लो, LHS में आ जाएगा sin की घात 4 थीटा माइनस cos की घात 4 थीटा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा की पावर 2 और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा की पावर 2। ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक, यानी sin की पावर 4 थीटा को हमने sin स्क्वायर थीटा की पावर 2 लिखा। ये 2 के अंदर से गुणा 2 से करो 4 आ जाएगा, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये दोस्तों ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। वो दोस्तों होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला होता है। ठीक, तो इसी फार्मूले से हम इसको खोल देंगे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना हो गया। आपने दोस्तों देखा होगा एक फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो जब ये 1 के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और इधर देखो ये दोस्तों आपका अंदर यही रहेगा sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा यानी जो आपका cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम sin स्क्वायर थीटा के पदों में लिखेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हम इसको cos स्क्वायर थीटा को ये वाला फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये रख देंगे, तो ये जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। जब हम यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रखेंगे तो माइनस है, तो माइनस की जगह 1 माइनस को जाएगा, और जो माइनस का sin स्क्वायर थीटा वो किसका हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कितने हो गए, 2 sin स्क्वायर थीटा हो गए। कितने हो गए, 2 sin स्क्वायर थीटा, और कौन है, -1। ये हो गया -1। ये क्या आ गया आपका, ये LHS आ गया। ये आ गया आपका RHS। आपने लिया क्या था, LHS लिया था, उसे हल करने के बाद आपका RHS आ गया। तो ये हो जाएगा LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल प्रूव हो गया। ये दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये कम से कम 4 नंबर में पूछा ही जाता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है धम IAS। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल दोस्तों द्विघात समीकरण से लिया गया। कहां से लिया गया, द्विघात समीकरण से लिया गया। इसमें दोस्तों सवाल कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण है। तो कह रहा है कि इसके जो मूल है वो क्या है, बराबर है।
तो जब ये इसके मूल बराबर है तो आपको ये वाला पार्ट सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां से हम देखो सोल्यूशन क्या क्या करते हैं इसमें, सोल्यूशन में देखिए था इसमें आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cm एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, इसकी जो तुलना है कि हम कहेंगे कि तुलना किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, जो दोस्तों इसकी जो तुलना है वो हम इससे किससे करेंगे, 0 से। जैसे दोस्तों सवाल में आ जाए कंडीशन क्या, इसके मूल बराबर है, तो वैसे हम क्या करेंगे, तुरंत जो ये समीकरण है आपकी उसकी तुलना हम, जो इसका मानक रूप है इसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं, तो हम इससे तुलना कर देंगे। तो जब इससे तुलना करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, जो ए का मान है ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 2cm हो जाएगा, ठीक, और सी का मान हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, इतना मान ए बी और सी के मान निकला है। ठीक, अब क्या करना है, वो कह रहा है कि इसके मूल क्या है, बराबर है। जब इसके मूल बराबर है तो बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, बराबर होने की कंडीशन देखो दोस्तों ये होती है, जब मूल बराबर हो तब तब क्या होता है, तब कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये कंडीशन हो जाती है, कब हो जाती है, जब दो समीकरण बराबर होते हैं। माइनस 4ac में हम क्या बी ए और सी का मान रखेंगे, मान रखने के बाद हल करेंगे और अपने आप खुद ये वाली कंडीशन आ जाएगी। चलो रखो, b का मान कितना है 2cm है, तो 2cm रख दो, तो ये हो जाएगा 2cm का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणा a का मान कितना है दोस्तों 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, और c का मान कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक, ये हमने अभी कुछ नहीं किया दोस्तों, सिर्फ इसमें हमने क्या रख दिए, ए बी और सी के मान रख दिए। चलो अब इसे खोलो, तो इसका मान हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4, सी का वर्ग सी स्क्वायर, एम का वर्ग एम स्क्वायर माइनस। अब देखो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, 4 है, इसकी है और इसकी, इन तीनों के आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो हम देखो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, पहले 4 की और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और इसकी हम फिर सी स्क्वायर से करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो दोस्तों एक बार मत करो, अलग अलग कर लो, ठीक है, तो 4 के अंदर करूंगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अलग अलग कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखो, अब इस 4 की इस वाले पूरे से गुणा करेंगे और इस साथ में माइनस की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 की ए स्क्वायर से गुणा करेंगे 4 स्क्वायर, माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब 4 एम स्क्वायर की अब इस पूरे से गुणा करेंगे, तो 4 एम स्क्वायर की करो गुणा, और देखो इधर क्या माइनस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एम स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 4 एम स्क्वायर की ए स्क्वायर से करोगे, ये हो जाएगा प्लस के 4 एम स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक, ये देखो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, कट गए। ठीक है दोस्तों, ये जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या चाहिए, सी स्क्वायर बराबर ये कंडीशन चाहिए ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, 4 ए स्क्वायर और 4 एम स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक, अब इधर सी को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, या सी को आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो दूसरी तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी हमने पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने का मतलब -4 सी स्क्वायर को हम
इधर ले गए, बराबर की दूसरी तरफ ले गए। जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम 4a² ले लें कॉमन, तो ये हो गया 4a² ले लिया कॉमन, तो यहाँ से 4a² ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4a है, केवल 4a² है सिर्फ, 4a² ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे ए बचेगा, प्लस 4a² ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, m² बराबर 4c², 4 से 4 कट गया, तो कौन बचा आपका, c² बराबर a² प्लस m²। देखो दोस्तों, हमने क्या किया, समीकरण की तुलना ax² प्लस dx प्लस c बराबर 0 से की। वहां से हमें a और b और c के मान रखे मिले, जिनको हमने b² माइनस 4ac बराबर 0 में रख दिया, और रखने के बाद हल दिया, और अपने आप c² बराबर a² इंटू 1 प्लस m² आ गया। यही हो गया आपका सवाल प्रूव हो गया, इसे हम लिख देंगे प्रूव। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये दोस्तों आपके रैखिक समीकरण से दिया गया है। ठीक है, ये दोस्तों कभी कभी 4 नंबर में नहीं तो 6 नंबर में पूछा ही जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस से 24 को हल करो। ठीक, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक, अब देखो दोस्तों, हमने इसे हल करना है, इनको और इसको हल करना है। ठीक, ये कह रहा सवाल क्या कर, इसको हल करना है, और हमने इसमें से क्या, m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब दोस्तों हमें m का मान कैसे ज्ञात होगा, अगर हम यहाँ पे y और x का मान रख दें तो m का मान कैसे जाएगा, जो हम इसे और इसे हल करेंगे, और हल करने के जो x और y के जो मान प्राप्त होंगे वो हम यहाँ पे रख देंगे, और अपने आप m का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, और ठीक क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ठीक, ये क्या है दोस्तों, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हम दो विधियों से हल करते हैं, एक तो विलोपन विधि और दूसरी क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो हम इन्हें क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। ठीक, विलोपन विधि से हल करने पर ठीक, विलोपन विधि में दोस्तों क्या करते हैं हम, कि 2x प्लस के 3y बराबर 11। ठीक, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। इसे समीकरण 1 डाल दो, इसे समीकरण 2 डाल दो, हल करो। देखो, विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर को हम बराबर करते हैं। ठीक, और उसे बराबर करने के बाद उनके जो है साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अगर साइन चेंज है ऑलरेडी तो नहीं करते हैं, और नहीं है तो हम जबरदस्ती चेंज कर देंगे। ठीक, अब इसमें देखो हमें बराबर करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x, तो चर तो बराबर है। ठीक है, पर इसके साइन जो है सेम है। जब साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो ये प्लस कर देंगे, माइनस है तो ये प्लस कर देंगे। 2x कट गए, अब कौन बचे, प्लस के 3y और प्लस के 4y, तो कितने हो जाएंगे, 7y बराबर 11 और 24। तो अब तो ये प्लस हो गए, माइनस नहीं हुए, तो हमने साइन चेंज कर दिया। 11 और 24 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 35/7, 7 पंजे 35, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, 5। अब यही y का मान हम रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख दो, किसी में रख दो। तो जैसे 1 में रखोगे या 2 में रखोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। y बराबर 5 का मान हम किसी समीकरण 1 में रखेंगे, रख दो 1 में। 1 में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 और y का मान कितना है, 5 बराबर 11, तो हो जाएगा 2x प्लस के 15, 3 पंजे 15।
अब देखो दोस्तों 15 को जब पक्षांतर करेंगे, या पक्षांतर करने का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना, ठीक है। तो पक्षांतर करेंगे तो उधर कौन जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, और जब इधर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया माइनस के 15। तो 2x बराबर माइनस के 4, 11 में से माइनस के 15 गए कितने, 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक। क्यों, 2/1 पहुंच जाएगा, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 हो गया। अब यहीं पे हम करेंगे x और y के मान, ठीक, के मान समीकरण किसमें रखेंगे, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, ठीक। हमने क्या कहा, अब हम यहाँ पे x और y के मान रख दें, ठीक, तो हमें क्या m का मान प्राप्त हो जाएगा, रखो मान। तो y का मान कितना है दोस्तों, 5 है, और m का मान कितना है, माइनस के 2, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे, और प्लस के 3, ठीक हो जाएंगे। अब जो प्लस के जो 3 है वो इधर आएंगे तो घट जाएंगे, तो ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस जो कि माइनस m से गुणा करोगे तो माइनस के 2m आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 बचे ना, तो ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस के 2m। तो m बराबर हो जाएगा 2 बटे माइनस के 2, काट दो, तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो m का मान कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 1 आ गया। ये था आपका रैखिक समीकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछा ही जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है धम्म IAS। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स से लिया गया। इस सवाल में कहा गया है कि इसकी माध्यिका ज्ञात करो। क्या करो, माध्यिका ज्ञात करो। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता देखो क्या होती है इसकी, ये हो जाती है संचयी बारंबारता। देखो क्या है इसकी संचयी बारंबारता, ये है 4 है, 4 और 13 कितने हो गए, 17 हो गए। 17 में 18 जोड़ो, कितने हो गए, 35 हो गए। कितने हो गए, 35 हो गए। 35 में 9 जोड़ो, 44 हो गए। 44 में 6 जोड़ो, 50 हो गए, ठीक। तो यानी n का मान आ गया, n बराबर आ गया 50, ठीक। तो यहीं से हम निकालते हैं n/2 बराबर n/2 यानी 50/2 बराबर 25 आ गया, ठीक। अब देखो दोस्तों 25 कहां पे आ रहा है, 35 के आसपास आ रहा है। तो ये 35 क्या हो जाएगा, इसका CF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, ठीक। यानी माध्यक वर्ग हो जाएगा। जो 35 है क्या है, इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहां से जो है n/2 कितना हो गया, 25 हो गया। और L बराबर हो जाएगा आपका, L बराबर जो माध्यक वर्ग होता है उसकी निचली सीमा, L बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर यह चाहता है, यह चाहे इसकी माप, यानी वर्ग की माप कितनी है, 10 है। h का मान कितना है, इनके बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, 10 का अंतर है। तो इसका माप हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। और f क्या हो जाएगी, f हो जाएगी दोस्तों कि जो माध्यिक वर्ग है उसकी बारंबारता यानी 18 हो जाएगी, ठीक है। CF बराबर हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, ठीक। अब हम एक फार्मूला होता है मध्यिका निकालने का, मध्यिका ये होता है फार्मूला, मध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ठीक। ये वाला फार्मूला होता है दोस्तों। तो इसमें क्या है, L
ये है यल बराबर 20 है। अब इसमें क्या हम मान रख देंगे, इसी में रखो मान। तो यल का मान कितना है 20, और एन बाई टू का मान कितना है 25, सी एफ का मान कितना है सी एफ का मान कितना है दोस्तों 17 है, और एफ का मान कितना है 18। यानी एफ का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग कितना है 35 है, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई 18 हो गई, ठीक है, बटे 18। और गुणे यश का मान कितना है 10। यश का मतलब क्या होता है, जो इसकी जो माप होती है, माप का मतलब जो इनमें गैप होता है, 0 और 10 के बीच में कितने का गैप 10 है, 10 और 20 के बीच में कितने का 10 है, तो यश बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया कि ये यल कहां से आया, एन वाई टू का मतलब जो संति बारंबारता कितनी 50 है, तो एन का मान कितना हो गया 50, उसमें हम 200 भाग देंगे तो एन बाई टू यानी 25 आ गया। यल का मान मतलब जो आपकी बारंबारता वो सॉरी मध्यक वर्ग होता है उसकी क्या होती है निचली सीमा, इसकी निचली सीमा क्या है ये, और उच्च सीमा क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, मान रखो तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये 25 में से 17 गए कितने बचे 18, 8 हो जाए 8, और 10 की गुणा हो जाएगी 80 बटे 18। ठीक, अब इसका 18 से हम 80 को भाग देंगे, क्या करेंगे 80 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 18 दिया 54 होते हैं, ठीक है, 18 चौक 72 होते हैं, कितने हो गए 72। ठीक, तो ये हो जाएगा 20 प्लस, इसको हम जब भाग देंगे तो ये आदमी पर आ जाएगा 4.44 ये आ जाएगा, तो इसे हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24.4, ये हो जाएगी आपकी मध्यिका। ठीक है, मध्यिका बराबर हो जाएगा 24.4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है आपका मीन्सुरेशन से लिया गया है। इस सवाल में दोस्तों कहा गया है कि एक शंक्वाकार बर्तन, जो कि आप सवाल देख ही रहे हो बोर्ड पे क्या लिखा है कि एक शंक्वाकार बर्तन है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है और तथा जिसकी ऊंचाई कितनी 24 सेंटीमीटर, उसमें पानी भरा गया। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन है जिसका व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 सेंटीमीटर। क्यों, त्रिज्या जो होती है व्यास की कितनी होती है आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब इसमें दोस्तों क्या है पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब सवाल कर रहा है इस पानी को इस बेलनाकार यानी जो बेलनाकार बर्तन है इसमें हम लौट देते हैं यानी उड़ेल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है इसमें पानी यहां तक आ गया, कहां तक आ गया यहां तक, ठीक। अब वो कह रहा है इस बेलन की जो व्यास है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो जब व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कह रहा है कि जब इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी तो इस जो पानी है तो वो इस पात्र यानी जो बेलनाकार पात्र है इसमें कहां तक यानी कितनी ऊंचाई तक ये पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या करनी है ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर दोस्तों ये जो पानी है जब बेलन में आया है तो बेलन के आकार का ही तो रहेगा, जब बेलन के आकार का रहेगा तो बेलन का वो आयतन ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो हम इसकी पानी की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें शंकु का आयतन बराबर इस बेलन का आयतन लगा देंगे, ठीक, अपने आप उसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। सोल्यूशन में देखो सोल्यूशन क्या कह रहा है, सोल्यूशन में क्या है हम लिखेंगे पहले शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, ठीक है, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, जब व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या r, इसकी हम त्रिज्या कितनी मान ले r1 मान ले, r1 बराबर 5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई कितनी है हम इसे मान लेते हैं h, ठीक, क्या है कितनी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ठीक, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब जो बेलन है उसमें जिसमें पानी किया जा रहा है तो हम उस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या यानी R2 बराबर हो जाएगी 10
सेंटीमीटर। ठीक, अब दोस्तों अब क्या करते हैं, हम कहते हैं माना बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन में पानी एच डैश सेंटीमीटर की ऊंचाई है। यानी हम कह रहे हैं कि जो बेलनाकार बर्तन है तो उसमें जो पानी है कहां तक उठ रहा है, ऊपर एच डैश। ठीक, कहां तक, एच डैश ऊंचाई तक ऊपर उठता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका शंकु का जो पानी का आयतन है वो किसके आयतन के बराबर, शंकु के आयतन के बराबर। यहाँ पे पानी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के आयतन के बराबर। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को आयतन का बराबर कर देंगे। तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई, शंकु की त्रिज्या कितनी, R1 स्क्वायर, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच। और ये बेलन का त्रिज्या क्या थी, बेलन का आयतन होता है पाई R2 स्क्वायर एच डैश। क्या हो जाएगा, एच डैश। मान रखो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू R1 का मान कितना है 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और जो एच है, एच का मान कितना हो जाएगा 24 है। यहाँ पे पाई का मान पाई यदि रहने दो, R2 कितना है 10, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। और एच डैश आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पाई से पाई चला गया, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब इधर क्या करेंगे, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक, अब आगे आपका आ गया 8 बराबर 4 एच डैश। कितना हो गया, 4 एच डैश आ गया। अब हम यहां से 4 दूनी 8, तो एच डैश बराबर आ जाएगा दोस्तों 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है, जब हम बेलन में पानी उड़ेलेंगे, पानी लौटेंगे, तो पानी कहां तक पहुंचेगा, 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। तो पानी की ऊंचाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। यही दोस्तों आपको हो गया राइट आंसर। ये थे दोस्तों आपके कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।